डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में हम दो पेपर का अध्ययन करते हैं। पहला जो पेपर हमारा विश्व के प्रमुख संविधान और दूसरा जो पेपर है उसमें भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली का अध्ययन हम करते हैं। तो इस क्लास में हम हमारा जो देश का संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके हम स्टार्टिंग करेंगे। संविधान से आप परिचित हो। संविधान सर्वोच्च नियमों का एक संग्रह है जो कि उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से लेकर वहाँ के सर्वोच्च शासक तक को दिशा निर्देश प्रदान करता है। उनकी शक्ति का स्रोत संविधान ही होता है। किसी भी राष्ट्र को ड्राइव करने के लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। भारत जब उपनिवेशवादी दौर से गुजर रहा था, यहाँ पर राष्ट्रीय आज़ादी के लिए जो बड़ा संघर्ष चल रहा था, उस समय भारतीयों को ये आभास हो गया था कि उन्हें अपने आप को, अपना शासन संभालने के लिए योग्य बनना होगा और अपना देश अपने नियमों के अनुसार चलाने के लिए उन्हें अपना एक संविधान बनाना होगा। कैबिनेट मिशन योजना के बाद में भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भी ये हिंट दे दिया था कि जब भारतीय हमें ऐसा लगेंगे कि वो अपना शासन करने के योग्य है तो अंग्रेज सरकार भारत को छोड़कर चली जाएगी या देश को आज़ादी दे देगी। तो 1947 में जब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इस संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया और इसमें 7 अन्य सदस्य भी थे। इस प्रारूप समिति ने दिन रात मेहनत करके और खासकर इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने बहुत अधिक मेहनत करके 2 वर्ष से अधिक समय इसमें लगाकर 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, संविधान सभा के सम्मुख इस संविधान को रखा। यानी कि हमारे देश के जो शासक थे, तत्कालीन राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी के समक्ष रखा। 26 नवंबर को इस पर नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय ये एक प्रश्न उठा कि 26 नवंबर को ही इस संविधान को लागू किया जाए या किसी अन्य दिन, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था तो 1930 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार पूर्ण आज़ादी का लक्ष्य रखा गया और वो दिन था 26 जनवरी 1930। उसके बाद से हमेशा से 26 जनवरी को देश में एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 26 जनवरी का अपना एक महत्व था और देश को आज़ादी चूंकि अगस्त में मिली, ऐसे में अगस्त में मिलने के बाद 26 जनवरी को हम क्या कुछ नया कर सकते थे। इस संदर्भ में जब संविधान नवंबर में बनकर पूर्ण हो चुका था तो शासकों के द्वारा ये निर्धारित किया कि इस संविधान को 26 जनवरी से लागू किया जाएगा, जो कि एक रिपब्लिक डे के रूप में भारत हर वर्ष मना सकेगा और इस 26 जनवरी का महत्व भी बरकरार रहेगा। तो ऐसा महत्वपूर्ण हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अब आज हम इसकी विशेषताओं का हम खास करके अध्ययन करेंगे। प्रत्येक संविधान की आपको पता है एक प्रस्तावना अवश्य होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आप जानते हो कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग। इससे ये अर्थ निकलता है कि भारत के लोगों के द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया है। पूरी प्रस्तावना इस प्रकार से है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये संविधान इस तरह से फील होता है कि भारत की जनता ने ही इसे बनाया है और भारत की जनता ने ही इसे स्वीकार किया है। भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। विशालतम संविधान, या इसकी पहली विशेषता हम ये ले सकते हैं कि इसकी एक प्रस्तावना है जिसका कि हमने अभी अध्ययन किया है। दूसरी विशेषता विशालतम संविधान, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अभी इसमें कई संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इसके मूल अनुच्छेद 395 हैं। वर्तमान में इसके 22 भाग हैं और 8 इसमें अनुसूचियां थी जो अब 12 अनुसूचियां बन चुकी है। इसके भाग 22 हैं लेकिन अनुसूचियां इसकी 8 की जगह 12 बन चुकी है और 125 से 30 के लगभग इसमें संशोधन हो चुके हैं, परंतु मूल अनुच्छेद वो ही है क्योंकि अनुच्छेद के अंतर्गत सब अनुच्छेद करके उनको जोड़ा गया है। आइवर जेनिंग्स ने जैसे कहा था कि यह विश्व का सबसे विस्तृत और विशाल संविधान है। कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि ये इतना विशाल संविधान क्यों है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक बात को लिखने की कोशिश की गई है कि ये संविधान लिखकर हर एक चीज को भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि ये पता नहीं जिस तरह से विदेशी सरकार निरंकुश रवैया अपनाती है, स्वदेशी सरकार भी कब निरंकुशता का आवरण ओढ़ ले। तो संविधान निर्माताओं ने हर एक चीज को संविधान में लिखित रूप से छोड़ा ताकि आगे किसी भी प्रकार का संवैधानिक नियमों उपनियमों को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं खड़ा हो। इसकी विशालता के कारणों में ये भी लिया जाता है क्योंकि इसमें दुनिया के सभी अच्छे संविधानों की अच्छी बातों को हमने ईमानदारी पूर्वक ग्रहण कर लिया, क्योंकि अच्छाई कहीं से भी अपनाई जा सकती है, उसमें किसी प्रकार की नकल नहीं कही जाती, क्योंकि अच्छी चीज़ों को अपनाना एक अच्छे व्यक्तित्व का गुण है। उसी तरह एक राष्ट्र भी अन्य राष्ट्रों की अच्छाइयों को, अच्छी नीतियों को, नियमों को अपना सकता है। इसमें संघीय व्यवस्था है जिसमें संघ और राज्य दोनों के अलग अलग शासन होते हैं, लेकिन भारत में राज्यों के संविधान चूंकि अलग नहीं है, राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधान भी एक इसी संविधान के अंतर्गत वर्णित है, इसलिए भी इस संविधान की विशालता बढ़ गई है। भारत जैसे देश में अनेक भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो हर एक भाषा, धर्म, संस्कृति के संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रावधान इसमें अपनाए गए हैं। मूल अधिकारों का इसमें विस्तार से वर्णन है। मूल अधिकारों के पूरक के रूप में नीति निर्देशक तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर उभरा है। भारतीय संविधान की दूसरी जो विशेषता है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। विशेषता एक ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातों का समावेश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत आंतरिक और बाहरी रूप में पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, उस पर किसी अन्य सरकार का किसी भी रूप में कोई अधिकार नहीं है। अर्थात भारत की जो सुप्रीम पावर है, जो सॉवरेंटी है, वो भारत के पास होगी। भारत अपनी टेरिटरी में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार के नीति नियमों को अपनाए उसका पूरा अधिकार है। वो किसी अन्य सत्ता यानी कि विदेशी सत्ता का दबाव मानने के लिए किसी रूप में बाध्य नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ सत्ता की जो मेन चाबी है वो संविधान के माध्यम से जनता को सुपुर्द की गई है और जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनकर उस सत्ता का प्रयोग करती है। लोकतंत्र यानी कि
लोगों का तंत्र यहाँ पर स्थापित किया है, जहाँ पर जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाएगा और न किसी राज्य धर्म के साथ भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि धर्म को व्यक्ति का अंतर्मन का एक विषय माना गया है, जिसमें राज्य के द्वारा कोई इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पर अनेक धर्म के, अनेक संस्कृतियों के लोग हैं, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाजवादी गणराज्य यानी समाजवाद भारत देश में जो उत्पादन वितरण के साधन संसाधन है, जो भौतिक साधन है, उन पर सरकार का नियंत्रण होगा, वो किन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि समाजवादी राज्य में एक नियोजन, एक प्लानिंग के अनुसार सरकार के द्वारा विकास कार्य किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के हितों के अकॉर्डिंग इसमें निर्णय लिए जाते हैं, नीतियां अपनाई जाती है। जबकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें केवल प्रॉफिट और लाभ को महत्व दिया जाता है, वो मांग और पूर्ति के आधार पर चलता है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को तरजीह दी जाती है और प्रत्येक व्यक्ति से योग्यता अनुसार राष्ट्र को देने की अपेक्षा की जाती है। इसी तरह गणराज्य, यहाँ पर राष्ट्र का जो प्रमुख है वो एक व्यक्ति होगा और गणराज्य के रूप में यहाँ पर किसी एलिट या उसका अधिकार नहीं होगा। यहाँ गण के रूप में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो ये विशेषताएं भारतीय संविधान में अपनाई गई। अगली विशेषता यदि हम देखते हैं, संसदीय ढंग की सरकार। इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका जो कि वास्तव में शासन करती है और नाम मात्र की कार्यपालिका जो हमारे यहाँ पर हमारे गण का जो प्रधान राष्ट्रपति होता है वो नाम के लिए उसके पास सारी पावर होती है, लेकिन उस पावर का व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो प्रयोग नहीं कर पाता है। और संसदात्मक शासन में संसद सर्वोच्च होती है। संसद में चूंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन को प्रमाणित करती है। यह उत्तरदायी सरकार होती है, जिसमें जो मंत्रीगण है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रधानमंत्री बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है और वो वास्तव में राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।